मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है अपक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। बच्चों, अपक्रिया के होने और उसके वेग के निर्धारण को समझने के लिए हमें अपक्रिया वेग के टक्कर सिद्धांत का समझना बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए इस सिद्धांत को समझने के लिए। उसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन के लिए। बच्चों, अपक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत हमें ये बताता है कि दो अणुओं के बीच अपक्रिया होने के लिए उनका आपस में टकराना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि दो अणुओं के बीच अपक्रिया तभी होगी जब वो दोनों अणु आपस में टकराएंगे। जैसे बच्चों, एक अणु ये है x और दूसरा अणु ये है y। अब इनके बीच में अगर अपक्रिया होगी तो ये दोनों आपस में टकराएंगे तभी अपक्रिया होगी। यानी कि अपक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत हमें बताता है कि अपक्रिया अणुओं के मध्य टकराने से ही होती है। किंतु बच्चों, अणुओं के मध्य में जितनी भी टक्करें होती हैं उन सभी टक्करों के फलस्वरूप अपक्रिया नहीं होती है। अपक्रिया केवल कुछ निश्चित टक्करों के फलस्वरूप होती है। यानी कि बच्चों देखिए, अगर दो अपकारक हैं, एक अपकारक A है, एक अपकारक B है, तो आपको पता है कि इसमें भी बहुत सारे अणु होते हैं और इसमें भी बहुत सारे अणु होते हैं। अब अगर इन दोनों अपकारकों के बीच में अपक्रिया हो रही है तो इनके अणु आपस में टकराएंगे तभी अपक्रिया होगी। और ये सिद्धांत ये कहता है कि अणुओं के बीच में जितनी टक्करें होती हैं उन सभी टक्करों के कारण अपक्रिया नहीं होती है। अपक्रिया केवल कुछ निश्चित टक्करों के फलस्वरूप होती है और उन टक्करों को हम कहते हैं प्रभावी टक्करें। प्रभावी टक्करें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अणुओं की संख्या अपकारकों में काफी अधिक होती है और वो सारे अणु आपस में टकराते हैं। और ये सिद्धांत कहता है कि उन सारे अणुओं के आपस में टकराने से अपक्रिया नहीं होती है। अपक्रिया केवल कुछ अणुओं के आपस में टकराने से होती है और जिन अणुओं के आपस में टकराने से होती है, जिन टक्करों के फलस्वरूप अपक्रिया होती है, उन टक्करों को हम प्रभावी टक्करें कहते हैं। और ये सिद्धांत ये कहता है कि प्रभावी टक्करों की संख्या कुल टक्करों की संख्या की तुलना में बहुत कम होती है। यानी कि प्रभावी टक्करों की अगर संख्या देखी जाए तो कुल अणुओं की टक्करों की तुलना में बहुत कम होती है। अब देखिए, अब जब मैंने ये कहा कि ये सिद्धांत ये बताता है कि अपक्रिया तो केवल प्रभावी टक्करों से होती है, तो प्रभावी टक्कर क्या उत्पन्न कर रहे हैं यहाँ पर, ये समझना है। बच्चों, जब अणुओं के बीच में प्रभावी टक्करें होती, मान लो दो अणु ये हैं, इन दोनों अणुओं के बीच में प्रभावी टक्कर हो रही है, तो प्रभावी टक्कर से बच्चों सक्रिय अणु उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? सक्रिय अणु। प्रभावी टक्करों से सक्रिय अणु, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल उत्पन्न होते हैं। प्रभावी टक्करों से सक्रिय अणु उत्पन्न होते हैं। बच्चों, सक्रिय अणु हम उन अणुओं को कहते हैं जिन अणुओं के द्वारा अपक्रिया घटित होती है, या हम इस तरह से कहें कि जिन अणुओं की ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होती है, या एक निश्चित ऊर्जा के तल के बराबर या उससे अधिक होती है, उन अणुओं को हम सक्रिय अणु कहते हैं। और इस निश्चित ऊर्जा को बच्चों देहली ऊर्जा कहते हैं। देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा, अब दिल्ली ऊर्जा मत कहने लगना, देहली ऊर्जा, इसको इंग्लिश में कहते हैं थ्रीशोल्ड एनर्जी, देहली ऊर्जा कहते हैं। कहने का मतलब कि केवल सक्रिय अणु वो होते हैं जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होती है। देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होती है। अब बच्चों, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि देहली ऊर्जा क्या है। देहली ऊर्जा क्या है? बच्चों, देहली ऊर्जा अणुओं की वो आवश्यक ऊर्जा है, अणुओं की वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है जो अणुओं को अपक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। कहने का मतलब है कि देहली ऊर्जा उस न्यूनतम ऊर्जा का मान है जिस ऊर्जा के बराबर अगर अणु में ऊर्जा है तो उस अणु को हम सक्रिय अणु कहते हैं, और इस ऊर्जा से कम ऊर्जा होने पर अणु सक्रिय
सक्रिय अणु नहीं कहलाता है। अणु सक्रिय अणु के पास या तो दहलीय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा हो या इससे अधिक ऊर्जा हो, तभी वो अपक्रिया करेगा, तभी वो अणु अपक्रिया में भाग लेगा। अब बच्चों इसको मैं एक ग्राफ के माध्यम से आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने जा रहा हूं। अब इसको जरा मैं साफ करता हूं। तो आपके दिमाग में प्रभावी टक्कर आ रही है, सक्रिय अणु आ रहा है, देहली ऊर्जा आ रही है। देखिए बच्चों, मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं। ये वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। यहाँ ये एक्सिस बता रहा है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और ये वर्टिकल एक्सिस जो है ये एनर्जी को बता रही है। किसको बता रही है, एनर्जी को, ऊर्जा को बता रही है। सही से लिख देते हैं, एनर्जी। मान लो कि जिन अपकारकों के द्वारा अपक्रिया हो रही है उनकी ऊर्जा का तल E0 के बराबर है, E0 के बराबर है। यानी कि जिन अपकारकों के द्वारा अपक्रिया हो रही है उन अपकारक अणुओं की ऊर्जा का तल क्या है, E0। E0 मतलब ये लेवल है। मान लिया हमने कि जिन अपकारक अणुओं के द्वारा अपक्रिया होनी है उनकी ऊर्जा, बच्चों यहां तो जीरो एनर्जी होगी, इस पॉइंट पर जीरो होगी, तो जीरो से लेके E0 तक उनके पास एनर्जी है। अब क्या होगा बच्चों, यहां क्या है बच्चों, यहां क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं बच्चों, यहां पे रिएक्टेंट्स अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है। तो अब बच्चों सबसे पहले क्या होगा, अपकारक अणुओं में टक्कर होगी और टक्करों के फलस्वरूप क्या होगी, उनकी एनर्जी बढ़ेगी। मान लो कि जिस अपक्रिया के लिए हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं उस अपक्रिया के लिए देहली ऊर्जा का तल ये है, ET है। यानी कि इसके बराबर, ET के बराबर जब अणुओं की ऊर्जा हो जाएगी तो वो अणु सक्रिय अणु कहलाएंगे और उनके द्वारा अपक्रिया घटित होगी, तो बच्चों समझने वाली बात है कि ये जो अपकारक अणु हैं जिनकी एनर्जी यहाँ जीरो से लेके कहाँ तक है, E0 तक है। कहाँ तक है, E0 तक है। तो ये अणु आपस में टक्कर कर रहे हैं, टक्कर करने से क्या हो रही है, इनकी ऊर्जा बढ़ रही है। जब अणुओं की ऊर्जा बढ़कर के कहां तक हो जाएगी, ET तक हो जाएगी। ये देहली ऊर्जा का तल है, थ्रीशोल्ड एनर्जी का लेवल है। मान लो अणुओं की जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी अणुओं के बीच में टक्करें बढ़ती चली जाएंगी। टक्करों के बढ़ने से क्या होगा, अणुओं की एनर्जी बढ़ती जाएगी। जब अणुओं की एनर्जी बढ़कर के इस लेवल तक आ जाएगी, इसके ऊपर भी हो सकती है, तब वो अणु आपस में अपक्रिया करके क्या बना लेंगे, उत्पाद बना लेंगे। उत्पाद जैसे ही बनेगा वैसे उत्पाद की जो ऊर्जा है वो कम होने लगेगी। मान लो उत्पाद की ऊर्जा कम होकर के यहाँ आ गई, तो यहाँ क्या बन गया बच्चों, प्रोडक्ट। क्या बन गया, प्रोडक्ट्स, उत्पाद बन गए। क्या बन गए, उत्पाद। यानी कि अपकारक अणुओं की एनर्जी का लेवल ये है। जब इनके बीच में अपक्रिया आपने स्टार्ट कराई तो अणुओं के बीच में टक्कर होना शुरू हुई। जब टक्कर होना शुरू हुई तो अपकारक अणुओं की ऊर्जा बढ़ती गई। जब ET के बराबर आ गई, इससे अधिक भी हो सकती है, तो उनके आपस में टकराने से क्या बना, उत्पाद। जैसे उत्पाद बनेंगे वैसे उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। मान लिया कि उत्पादों की एनर्जी इस लेवल तक है, ठीक है। तो बच्चों ये तो देहली ऊर्जा अब आपको समझ में आ रही होगी। देहली ऊर्जा वो न्यूनतम ऊर्जा है अणुओं की जो उन्हें अपक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती है।
अब बच्चों देखो, यानी कि अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा का लेवल ये था और यहां से बढ़ते 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 यहां तक पहुंचा, यानी कि इतनी अतिरिक्त ऊर्जा किनको दी गई, अणुओं को दी गई। इतनी अतिरिक्त ऊर्जा किसको दी गई बच्चों, अणुओं को दी गई। तो ये अतिरिक्त ऊर्जा, ये इसको हटा के जरा ऐसे कर देते हैं, ये अतिरिक्त ऊर्जा, अणुओं की ये अतिरिक्त ऊर्जा कहां से कहां तक, उनकी प्रारंभिक ऊर्जा के तल से देलही ऊर्जा के तल तक उनको ले जाने के लिए जो ये अतिरिक्त ऊर्जा आ रही है, इसको सीधा करते हैं, जो ये अतिरिक्त ऊर्जा आ रही है कहां से कहां तक, प्रारंभिक ऊर्जा तल से लेकर के देलही ऊर्जा तल तक ले जाने में ये जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है बच्चों, इसको ई कहते हैं। ई क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। और अच्छे ढंग से लिखने के लिए चलो हम यहां बीच में लिख देते हैं, यानी कि यहां से यहां तक की एनर्जी का जो गैप है ये सक्रिय ऊर्जा है, सक्रिय ऊर्जा है। यानी कि ई का मतलब है बच्चों, ई का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो बच्चों देहली ऊर्जा क्या है, देहली ऊर्जा अणुओं की वह आवश्यक अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा है जो उनको प्रारंभिक ऊर्जा के तल से देहली ऊर्जा के तल तक ले जाने के लिए आवश्यक होती है। इस आवश्यक अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा को हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। जबकि बच्चों देहली ऊर्जा क्या है, देहली ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो अणुओं को अपक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है या उत्प्रेरित करती है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कहां से निकलेगी, अगर बच्चों हम देहली ऊर्जा से, देहली ऊर्जा कहां से कहां तक की, यहां से यहां तक की जो एनर्जी है, यहां से यहां तक की एनर्जी जो है वो है देहली ऊर्जा। ठीक है, अगर देहली ऊर्जा से अणुओं की ये हम प्रारंभिक ऊर्जा घटा दें तो बीच वाली जो एनर्जी है वो आ जाएगी, इट मीन सक्रिय ऊर्जा आ जाएगी। यानी कि सक्रिय ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा माइनस टक्कर से पूर्व अणु की प्रारंभिक ऊर्जा, टक्कर से पूर्व। अब बच्चों जैसे टक्कर होने लगी तो बस टक्कर होने से अणुओं की ऊर्जा बढ़ने लगती है, तो टक्कर से पूर्व अणु के पास जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को अगर हम देहली ऊर्जा से घटा दें तो क्या आ जाएगी, सक्रिय ऊर्जा आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी अणुओं को प्राप्त कैसे होती है, एक्टिवेशन एनर्जी अणुओं को टक्कर के फलस्वरूप प्राप्त होती है, यानी कि टक्करों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। अगर जब अणु आपस में टकराते रहते हैं तो उनको सक्रिय ऊर्जा उससे प्राप्त हो जाती है। बच्चों प्रत्येक अपक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान निश्चित और स्थिर होता है, बदलता नहीं है। इसका मान ना तो ताप पर निर्भर करता है ना ही अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी कि सक्रिय ऊर्जा प्रत्येक जो अपक्रिया होती है या अणु होता है उसके लिए निश्चित होती है, किसी एक निश्चित अपक्रिया के लिए, और इसका मान ना तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और ना ही अपकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो बच्चों इस तरह से यह सिद्धांत कंप्लीट हुआ। तो ये बच्चों उत्पादों की ऊर्जा है, ये उत्पादों की ऊर्जा का तल है, ये देहली ऊर्जा का तल है और ये अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा का तल है। यहां से यहां तक जो अणु हैं वो टकराने वाले अणु हैं। एनर्जी ऑफ, अगर हम लिखें एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मोलिक्यूल्स, एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों अभी मैंने क्या राइट डाउन किया, अपक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत, अपक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, किसी अपक्रिया के होने तथा उसके वेग को टक्कर सिद्धांत द्वारा समझाया जाता है। टक्कर सिद्धांत की महत्वपूर्ण अवकल्पनाएं, एजम्पशंस, अभिकल्पनाएं क्या है, दो अणुओं के मध्य अपक्रिया होने के लिए उनका परस्पर टकराना आवश्यक है। नंबर सेकंड, अणुओं के मध्य सभी टक्करों के फलस्वरूप अपक्रिया नहीं होती है, जिन टक्करों के फलस्वरूप अपक्रिया हो जाती है उन्हें प्रभावी टक्करें कहते हैं।
टक्करों की संपूर्ण संख्या की तुलना में प्रभावी टक्करों की संख्या बहुत कम होती है। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन करो। इसके बाद इसके आगे की जो अभी हमने कहानी बताई है वो अभिकल्पनाएं ही बताई हैं, उनको इसके बाद मैं राइट डाउन कर रहा हूं बोर्ड पर। बच्चों पॉइंट नंबर 3 देखिए, प्रभावी टक्करों से प्राप्त अणु सक्रिय अणु कहलाते हैं। सक्रिय अणु वो होते हैं जिनकी ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा तल के बराबर या उससे अधिक होती है। ऊर्जा का यह तल देहली ऊर्जा तल कहलाता है। पॉइंट नंबर, हाँ इसी में देखो बच्चों, अब कारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो उन्हें अब क्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती है, अब क्रिया की देहली ऊर्जा कहलाती है। कभी कभी बच्चों देहली ऊर्जा की डेफिनेशन आती है, तो ये परफेक्ट डेफिनेशन है देहली ऊर्जा की। क्या है? अब कारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो उन्हें अब क्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती है, अब क्रिया की देहली ऊर्जा कहलाती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी इसको बच्चों कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, प्रत्येक अपकारक अणु में निहित प्रारंभिक ऊर्जा तल को उसके सक्रिय अणु के देहली ऊर्जा तल तक ले जाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा को अणु या अपक्रिया की सक्रिय ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन की थी। बच्चों इसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन मैंने यहाँ राइट डाउन की है। कभी कभी आ जाता है सक्रिय ऊर्जा किससे कहते हैं, तो आप ये वाले लिखिएगा। अर्थात अपकारक अणुओं के लिए आवश्यक वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो अणुओं को अपक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। इसका फार्मूला, सक्रिय ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा माइनस अणुओं में टक्कर से पूर्व निहित ऊर्जा, मतलब टकराने से पहले जो उनमें निहित ऊर्जा होती है, जब उसको देहली ऊर्जा से हम घटा देते हैं तो सक्रिय ऊर्जा का मान आ जाता है। पॉइंट नंबर 5, अणुओं को सक्रिय ऊर्जा टक्करों के फलस्वरूप प्राप्त होती है, मतलब सक्रिय ऊर्जा जब आपस में टकराते हैं तो उसी के फलस्वरूप उनको प्राप्त हो जाती है। पॉइंट नंबर 6, किसी अपक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान निश्चित और स्थिर होता है, जो अपक्रिया के ताप और अपकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये था अपक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत। अब बच्चों इस छोटे से लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको अपक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप चैनल पर नहीं हैं, यानी कि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।